हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, के इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी, डिफरेंट सेक्टर्स की जो कंडीशन थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक कंडीशन, ये सब कैसे थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय में। अब चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है, देखिए बच्चों, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो हमारा है इंडियन इकोनॉमी का, वो पढ़ना है हमको 1950 से लेकर 1990 तक। मतलब ये 40 साल में इंडिया का डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये कहानी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है बच्चों, और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, देखिए इसमें पढ़ना है हमें गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ट्रेड पॉलिसी एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ओके, आगे चलते हैं इसमें। ओके, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस विच इकोनॉमिक सिस्टम। सो हमारे पॉलिसी मेकर्स के सामने ये सवाल आया कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए। सो वेदर वी शुड अडॉप्ट कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिज्म अडॉप्ट करना चाहिए, सोशलिज्म या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीनों सिस्टम ही बेटा आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है। सो उन्होंने क्या सोचा कि वेलफेयर ऑफ ऑल रादर देन अ फ्यू, हमें ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो सके इंस्टीड ऑफ कुछ लोगों के। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं आगे चलने से पहले। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट बाय विच द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की सॉल्व की जा सके। ओके, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी बेटा लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, ये आपको याद होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, दीज आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी क्या होता है, देखिए इकोनॉमी इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच प्रोवाइड्स पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों को क्या प्रोवाइड करवाए, मीन्स टू वर्क, काम करने के तरीके, जो उनको काम करना है वो प्रोवाइड करवाए, टू एंड अर्न अ लिविंग, वो लोग कुछ कमा सके जो भी वो काम कर रहे हैं। ओके, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये 3 सिस्टम को बेटा आज हमें समझना है। ओके, ये पार्ट पे हम इसके एंड में आएंगे, जब ये तीनों सिस्टम को समझ लेंगे तब हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी का क्या पॉइंट था इन इकोनॉमिक सिस्टम्स के लिए, बिकॉज हमें कोई ना कोई इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करना था जिसमें वेलफेयर ऑफ ऑल इंस्टीड ऑफ फ्यू, ऐसा कुछ हो सके। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखिए बच्चों क्या क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है जिसके अंदर गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होता बिल्कुल भी। ओके, इसके अंदर जो मार्केट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, वो सारे डिसीजंस प्राइवेट प्लेयर्स ही लेते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ही लेते हैं। गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं होता। इस फ्री मार्केट इकोनॉमी को हम लोग लेसिस फेयर भी बोलते हैं। अभी लेसिस फेयर क्या होता है बच्चों, इसी लेसिस फेयर का ही मतलब होता है दैट नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, नाउ मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर काम करती है। जो भी डिसीजंस बेस्ड होते हैं वो फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसमें प्रॉफिट मोटिव सबसे ऊपर होता है। गुड्स इन डिमांड विल बी प्रोड्यूस्ड एज दे कैन गिव हायर प्रॉफिट्स। वही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं इस सिस्टम में जो प्रोड्यूसर को
हायर प्रॉफिट्स दे सके। देखते हैं हम लोग आगे चल के, अगर लेबर सस्ती है कैपिटल से, कैपिटल मतलब के मशीन से, तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए। अगर कैपिटल यानी कि मशीन का यूज़ करना ज़्यादा सस्ता है प्रोड्यूसर के लिए, तो मशीन का यूज़ ज़्यादा होगा प्रोडक्शन के लिए और लेबर का यूज़ कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर, वो ये नहीं देखा जाएगा बच्चों कि अच्छा कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल राइस है, वीट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ है, कि अरे इसकी ज़रूरत सबको है तो इसका प्रोडक्शन करना चाहिए और इसका डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को करना चाहिए। अच्छा कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए सस्ता बेचना चाहिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए मार्केट प्राइस पर रखना चाहिए। ऐसा सिस्टम कैपिटलिस्ट इकॉनमी में नहीं होता है। अगर आपकी परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर क्या होती है? परचेजिंग पावर होती है आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने की क्षमता है। अगर आपके पास उतना पैसा है कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, ओके, दैट इज़ कॉल्ड परचेजिंग पावर। सो डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों को वो गुड्स कैसे दिया जाता है कि अगर आपकी परचेजिंग पावर है तो आप गुड्स को खरीद लीजिए, अगर परचेजिंग पावर नहीं है तो गुड्स आपके लिए नहीं है। दैट्स इट। नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप, ये इकोनॉमीज़ जो है फंडामेंटली कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड इकोनॉमीज़ है। कैपिटलिस्ट सिस्टम इन इकोनॉमीज़ के अंदर ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए बच्चों, कुछ डीमेरिट्स है इसके। डीमेरिट्स क्या है? कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? दैट कैपिटलिज्म कंटेन्स द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। इसके ऊपर हम लोग बेटा पूरा एक लेक्चर और एक डिबेट कर सकते हैं इस सेंटेंस के ऊपर जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, दैट कैपिटलिज्म के अंदर ही उसको डिस्ट्रॉय करने के तरीके, उसको डिस्ट्रॉय करने के सीड्स मौजूद हैं। यानी कि कैपिटलिज्म खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेगा। कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। देखिए क्यों? क्योंकि प्राइस का जो डिसीजन है वो फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस करेगा। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस ऑब्वियसली बहुत हाई रहेगा। प्रोड्यूसर कैन एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स ईजिली बिकॉज उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी देखिए क्या होती है बच्चों। सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो बेसिस है वो है सोशल वेलफेयर, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। और ये क्या कहती है? गुड्स प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ द सोसाइटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट। जैसे कैपिटलिज्म में हमने देखा था कि प्रोडक्शन किस बेसिस पे होगा? आपकी परचेजिंग पावर है, आपकी जो प्रोड्यूसर को हायर प्रॉफिट्स मिलेंगे वही गुड्स प्रोड्यूस होंगे। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं जो सोसाइटी की ज़रूरत है, जो सोसाइटी की नीड है। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट, गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट। नाउ इसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं होती है, वेदर इट्स योर हाउस, इट्स योर एग्रीकल्चरल लैंड, वेदर इट्स योर बिजनेस फैक्ट्री, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट। प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं है। फंडामेंटली दीज आर द कंट्रीज, क्यूबा, चाइना, हंगरी, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, दीज आर द कंट्रीज जिनके फंडामेंटल्स सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर गवर्न्ड बाय द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में बेटा यही आता है, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब इसके मेरिट्स क्या है? देखिए मेरिट्स है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि डेवलप ऑल द रीजन्स, नो मार्केट फ्लक्चुएशंस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, इसमें सारे रीजन्स का डेवलपमेंट होगा, मार्केट की फ्लक्चुएशंस का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट का ही इसके अंदर रोल रहता है सारा।
सारे रीजन्स का डेवलपमेंट क्यों होगा? क्योंकि प्रॉफिट बेस्ड नहीं है, सोशल वेलफेयर पे बेस्ड है। गवर्नमेंट क्या अगर हम कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वो बिजनेस ये नहीं सोचेगा कि आई शुड डेवलप अ रूरल रीजन, तो रूरल रीजन में हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, वहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहिए। अल्टीमेटली हायर प्रॉफिट जहाँ उसको होगा वहीं वो अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करेगा। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में इंडस्ट्री कहाँ सेटअप होगी? जहाँ पे अगर गवर्नमेंट को कोई रीजन को डेवलप करना है, उस रीजन में वो इंडस्ट्री को सेटअप करेगी। मार्केट फ्लक्चुएशंस क्या होती है? देखिए, मार्केट फ्लक्चुएशन होती है लाइक सप्लाई और डिमांड चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह से प्राइसेस में भी चेंज आता रहता है। बट ऐसा प्राइस में चेंज आना कहाँ पॉसिबल है? जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो और सप्लाई और डिमांड की मार्केट फोर्सेस की वजह से प्राइस डिसाइड होता हो। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि प्राइस प्रोडक्ट का क्या होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, सो नो मार्केट फ्लक्चुएशंस कैन बी सीन इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स नीड, जो कंज्यूमर्स की नीड है पहले उसको देखा जाएगा और उसको सेटिस्फाई किया जाएगा इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट्स। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यहाँ पे क्या होगा देखिए बच्चों कि जब सब कुछ गवर्नमेंट ने ही ओन किया हुआ है, लैंड, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट ने ही सब कुछ ओन किया हुआ है तो प्रोडक्शन का जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट के बाद इनकम जनरेशन होगा, वो इनकम जनरेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी लोगों में इक्वल ही होगा। बिकॉज सोशलिस्टिक पैटर्न क्या बोलता है? मोर सोशल वेलफेयर। ओके, इसके देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स क्या है? ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, अ वेरी ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सेटअप रहता है। देखिए ब्यूरोक्रेटिक सेटअप क्या होता है बच्चों? ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है कि क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के ही हाथों में है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कोई लैंड परचेज करना है, आपको कोई लैंड सेल करना है, बेचना है, तो हर चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर करप्शन का भी चांस रहता है। बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हाथों में सब कुछ है, तो करप्शन भी बहुत ज़्यादा होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। अब देखिए बच्चों, अब हमने देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों ही आपस में ऑपोजिट है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द idea of higher profits and socialist economy is based on the idea of higher social welfare. Now इंडियन पॉलिसी मेकर्स के सामने यही क्वेश्चन आया कि कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाए। अगर कैपिटलिस्ट फॉलो करते हैं तो सोशल वेलफेयर का जो क्राइटेरिया है उसको भूलना पड़ेगा, और अगर हम 100% सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं कि कुछ लोग सामने आकर के अपने बिजनेस स्टार्ट कर सके और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सके, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे हम लोग। इसीलिए इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने क्या डिसाइड किया कि वी विल फॉलो अ सिस्टम जिसमें दोनों का मिक्स होगा, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, अब देखिए बच्चों, अब ये कंपैरिजन हम लोग देखते हैं। ये कंपैरिजन क्या है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी का कंपैरिजन है। पहला फीचर जो है वो है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो ऑल द प्रॉपर्टी कैन बी ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। सो यानी कि इसका क्या मतलब है? अगर आपका अपना कोई घर है, आपका अपना कोई बिजनेस है, यू आर फ्री टू सेल योर हाउस, यू आर फ्री टू सेल योर बिजनेस, यू आर फ्री टू सेल योर लैंड टू एनी पर्सन एट अ एग्रीड अमाउंट। ओके, सो किसी भी एग्रीड अमाउंट पर आप उसको बेच सकते हैं। बट सोशलिज्म में क्या होगा देखिए, बिकॉज सोशलिज्म में एवरी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी है। अगर आपको कोई लैंड खरीदना है,
कोई लैंड बेचना है, अपने घर को भी अगर आपको बेचना है या सेल करना है, यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट से आपको हर लेवल पर परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज एवरी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकॉनमी में क्या है बच्चों, मिक्स्ड इकॉनमी में हमारी जैसे इंडियन इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी में प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय बोथ, प्राइवेट ओन्ड भी है और पब्लिक ओन्ड भी है। प्राइवेट ओन्ड क्या है, प्राइवेट ओन्ड का रोल क्या है, लाइक आपका जो घर है, यू आर फ्री टू सेल योर हाउस। आप अपने घर को, आपका कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, आप फ्री हो, उसको किसी को भी बेचो, कहीं से भी खरीदो, आपको गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बट कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट को हाईवे डेवलप करना होता है, रोड डेवलप करनी होती है, रेल लाइन डेवलप करनी होती है, तो उस टाइम में क्या होता है, आपका जो लैंड है वो गवर्नमेंट आपसे ले लेती है। गवर्नमेंट उस समय में आपकी जो फ्रीडम टू सेल है वो नहीं रहती कि आप किसी को भी उसको लैंड को बेच सको, बिकॉज आप गवर्नमेंट आपसे वो लैंड लेना चाहती है टू डेवलप अ हाईवे। अब वहाँ पे गवर्नमेंट आपको कुछ कंपनसेशन देगी और आपसे वो लैंड ले लिया जाएगा। दैट इज़ द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द मिक्स्ड इकॉनमी। इंडिया की जो इकॉनमी है उसका सोशलिस्टिक पैटर्न ऐसा है। सेकंड देखते हैं, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी बिजनेस है, एंटरप्राइज इज लाइक अ बिजनेस। सो कैपिटलिज्म में फुल फ्रीडम होती है बिजनेस को कि डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, रिगार्डिंग प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड वो प्राइवेट बिजनेसमैन ले सकता है। बट सोशलिज्म में एंटरप्राइजेस को कोई फ्रीडम नहीं होती है। प्रोडक्शन का डिसीजन, प्राइस डिसीजन, ये डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। मिक्स्ड इकॉनमी में बिजनेस को फ्रीडम रहती है। अगर आपका बिजनेस अपना प्राइवेट बिजनेस है तो यू आर फ्री टू डिसाइड योर प्रोडक्शन लेवल, यू आर फ्री टू डिसाइड द प्राइस। बट अगर गवर्नमेंट कंपनी है वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मोटिव ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिज्म में प्रॉफिट मोटिव रूल करता है, सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर रूल करता है, और मिक्स्ड इकॉनमी में प्रॉफिट मोटिव रूल करता है इन प्राइवेट सेक्टर और सोशल वेलफेयर रूल करता है इन गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ है हु गवर्न्स प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के ऊपर रूल कौन करेगा। कैपिटलिज्म में प्राइस मैकेनिज्म, प्राइसेस का फ्लक्चुएशन कैसा होगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करेगा। अगर प्राइसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, सो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर प्राइसेस बहुत लो है, अनफेवरेबल है, तो प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करेगा। बट सोशलिज्म में क्या होगा, सोशलिज्म में प्लानिंग मैकेनिज्म रूल करेगा। गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किया होगा कि इस साल कितना प्रोडक्शन करना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ओके, तो उतना ही प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्ट का, विच विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और मिक्स्ड इकॉनमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन कितना होगा। लाइक इंडियन इकोनॉमी में आप देखते होंगे कि देर आर सर्टेन कमोडिटीज़ जो प्राइवेट बिजनेसमैन भी प्रोड्यूस करता है और गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस करती है। यू कैन से लाइक टेलीफोन नेटवर्क्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, और साथ में आप देखेंगे BSNL और MTNL है, तो दोनों ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ देखेंगे जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रोड्यूस करते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं प्रोडक्शन को। अगर हम कंपटीशन की बात करें, पॉइंट नंबर 5, कैपिटलिज्म में बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इकॉनमी, बिजनेस बेस्ड इकॉनमी, सो बहुत कंपटीशन होता है। जो कंपटीशन को सरवाइव कर गया उसी का बिजनेस सरवाइव आगे जा पाता है, जो नहीं कर पाया वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाता है, बिजनेस से उसको जाना पड़ता है। सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में कंपटीशन नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्रोडक्शन डिसाइड करेगा, सोशल वेलफेयर के लिए डिसाइड करेगा, सो कंपटीशन एज सच आपस में बिजनेसेस में नहीं होता। लाइक आप अगर सोचें कि पूरे देश में BSNL और MTNL ही है, जियो नहीं है, एयरटेल नहीं है,
सो BSNL और MTNL में कोई कंपटीशन नहीं होगा, दोनों गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट का मेन एम क्या है? सोशल वेलफेयर, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क पहुंचाया जा सके। सो कंपटीशन की ज़रूरत ही नहीं है। मिक्स्ड इकॉनमी की बात करें तो कंपटीशन कहाँ देखने को मिलता है? प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन देखने को मिलता है, गवर्नमेंट में कंपटीशन नहीं रहता। 6th पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वाई जो है यहाँ पे, वाई डिनोट्स इनकम, वाई जो है इनकम को डिनोट करता है। सो कैपिटलिज्म में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा अनइक्वल होता है, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉफिट बेस्ड इकॉनमी। सो जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो ज़्यादा अमीर होता रहेगा, जो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा, जो लॉसेस में जाएगा, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। सो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा अनइक्वल होता है। सोशलिज्म में उसी का अपोजिट होता है, काफ़ी इक्वल होता है सोशलिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कोई भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करे मार्केट को। डोमिनेट करने का मतलब है कोई मार्केट का शेयर किसी के पास सबसे ज़्यादा है, मोनोपोलिस्ट है, बॉस ऑफ द मार्केट कोई नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ रूल्ड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट का रूल है तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का भी इक्वल होता है, सोशलिस्टिक पैटर्न रहता है इसके अंदर। अगर हम इंडियन इकॉनमी की बात करें विच इज़ अ मिक्स्ड इकॉनमी, सो आप देख सकते हैं कि वी ऑल्सो हैव अ इनइक्वालिटी इन आवर इकॉनमी, कंसिडरेबल इनइक्वालिटी रहती है मिक्स्ड इकॉनमी में, बिकॉज प्राइवेट बिजनेसमैन भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट का जो कंपटीशन है वो भी रहता है, और जो पुअर है वो भी यहाँ पर आप सर्वाइव करते हुए देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में। और क्या है, इनइक्वालिटी ज़्यादा कैसे है आप देख रहे होंगे। एक जो पोर्शन है एक लोगों का बहुत रिच है, रिचर रिचेस्ट होते हैं यहाँ, और पुअरेस्ट होते हैं। सो वी सी अ कंसिडरेबल इनइक्वालिटी इन मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, सो कैपिटलिज्म में नो रोल, लेसिस फेयर पढ़ा हमने अभी, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ऑल द डिसीजंस आर गवर्न्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। सोशलिज्म में सारा रोल गवर्नमेंट का ही होता है, और मिक्स्ड इकॉनमी में पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होता है। ओके, सो ये कंपैरिजन था कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकॉनमी का। आई होप आप लोगों को ये तीनों जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अच्छे से समझ आए होंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, अब हम लोग बेटा ये देख लेते हैं क्या कहते हैं, दैट जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ही वॉज वन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सोशलिज्म अपील्ड टू जवाहरलाल नेहरू, द मोस्ट सोशलिज्म अपील टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट, बट नॉट लाइक सोशलिज्म ऑफ सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन क्या था देखिए बच्चों, सोवियत यूनियन 100% सोशलिस्ट इकोनॉमी था। सोवियत यूनियन वॉज यू कैन से अर्लियर रशिया और कुछ कंट्रीज मिला करके सोवियत यूनियन थे। तो यहाँ पर सोशलिस्ट स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता था, जहाँ पर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो गवर्नमेंट ओन्ड थे। ओके, देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब सोशलिज्म जवाहरलाल नेहरू जी को अच्छा तो लगा, बट उनका कहना था सोवियत यूनियन जैसा सोशलिज्म इंडिया में नहीं होना चाहिए। ओके, रादर कैसा सोशलिज्म होना चाहिए जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी हो और सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाए। ओके, बिकॉज उनका कहना था नॉट पॉसिबल इन इंडिया टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड। जो ओनरशिप था लोगों के पास, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी तो था, उसके ओनरशिप स्ट्रक्चर को वो टच करना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए उनका कहना था कि ओनरशिप लोगों से गवर्नमेंट के हाथ में ले लेना, दैट विल बी अ बिग मिस्टेक फॉर इंडिया। सो ओनरशिप पैटर्न लोगों का लैंड का नहीं चेंज करना चाहते थे। ओके, एंड अदर प्रॉपर्टीज़
ऑफ इंडियंस लाइक सोवियत यूनियन, जैसा कि सोवियत यूनियन ने किया था, इस तरीके का सोशलिस्ट पैटर्न वो इंडिया में नहीं चाहते थे। हालांकि सोशलिस्ट पैटर्न उनको ज़्यादा अच्छा लगा था उसकी मेरिट्स की वजह से, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट इज सोशल वेलफेयर। ओके, सो दीज आर 3 इकोनॉमिक सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं। सम कंट्रीज फॉलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सम आर सोशलिस्ट इकोनॉमी, सम आर मिक्स्ड इकोनॉमी। अब एक बार हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग को समझ लेते हैं, देखते क्या है इसका मीनिंग। It is the planned coordination and utilization of available resources in an economy to achieve certain pre-specified social and economic objectives in a time-bound program. Now it is a very difficult definition. You can see बड़े difficult words है इसमें, तो थोड़ा सा देखते हैं इसको, ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। A time-bound program, okay? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि 5 ईयर का हमने टाइम पीरियड डिसाइड किया है फॉर सम प्री स्पेसिफाइड सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। हमने कुछ सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं और उसके लिए एक टाइम भी डिसाइड कर लिया 5 ईयर। सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारे लाइक हो सकते हैं बच्चों, लेट्स सपोज टू रिड्यूस द पॉवर्टी, ओके, और हो सकता है हमारा टू डेवलप एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करना है। दीज आर द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स जो हमें 5 ईयर में अचीव करने हैं। ओके, नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी कंट्री के पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके हमें एक टाइम पीरियड में ये प्री स्पेसिफाइड सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। एक प्लान क्या बताता है कि नेशन के जो रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए। नाउ IPR 1948, IPR की बात बच्चों हम लोग आगे भी करेंगे। IPR क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ओके, इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। IPR 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। रिफ्लेक्टेड द आउटलुक ऑफ एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू बी पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट। ओके, सो दिस इज एफर्ट। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं वो, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आया था, उसमें ये कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाए अपने जो इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लानिंग एफर्ट है। उनका कहना था कि अब हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए अपने प्लान्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, आगे चलते। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। आज के लिए इतना ही, और जो भी डाउट्स बच्चों आपको आ रहे हैं वो डाउट्स आप मेरे को सेंड करते रहिए। और कुछ चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो वीडियोस को आप रिपीटेडली बार बार देखिए। एक बार में हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ आए, बट जब आप इसको बार बार देखेंगे तो वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और फिर भी अगर डाउट्स आते हैं तो आप मेरे को सेंड करिए, वो डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। और इसके बाद आप लोग जो भी आपके बेटा सेल्फ नोट्स है वो ज़रूर बनाते रहिए, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। गुड बाय।